हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने गुप्त काल की शुरुआत की थी और इसमें हम लोगों ने 3 शासकों के बारे में पढ़ा था, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। और आज के इस वीडियो में हम आगे के गुप्त काल के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश के अगले शासक होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो ये 380 ईस्वी में शासक बनते हैं गुप्त वंश के, और इनके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी गोल्डन एज ऑफ गुप्ता पीरियड चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कहा जाता है। अब आगे बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी गुप्त काल के अन्य शासकों की तरह कई उपाधियां धारण किए थे। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इन्होंने जब शकों को पराजित किया था तो शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य के अलावे इन्होंने उज्जैनी पूर्वाधीश्वर की उपाधि धारण की थी, चंद्र की उपाधि धारण की थी, परम भागवत और शकादि की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उज्जैनी पूर्वाधीश्वर की उपाधि धारण की थी, चंद्र, परम भागवत और शकादि की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त वंश में हमें 2 राजधानियां देखने को मिलती है। पहली है पाटलिपुत्र और दूसरी होती है उज्जैन। उज्जैन की बात करें तो यहीं पे हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न दिखलाई पड़ते हैं। आगे हम नवरत्न के बारे में बात करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न की। अब आगे बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह नाग वंश की राजकुमारी कुबेरनाग से होती है और इनसे इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति होती है, एक डॉटर की प्राप्ति होती है, जिनका नाम प्रभावती गुप्ता था। और प्रभावती गुप्ता का विवाह वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय वकाटक वंश और गुप्त वंश के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते थे, अपने संबंधों में मजबूती लाना चाहते थे। आगे बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आते हैं। फाहियान 399 ईस्वी में भारत आते हैं और 414 ईस्वी तक ये भारत में रहते हैं। लगभग 15 सालों तक फाहियान भारत में रहते हैं और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आते हैं। फाहियान की बात करें तो फाहियान भारत आते हैं और ये एक पुस्तक की रचना करते हैं जिनका नाम था फो म्यो की। फो म्यो की नामक पुस्तक की रचना फाहियान के द्वारा किया जाता है और फाहियान भारत स्थल मार्ग से आते हैं, किंतु जब ये वापस जाते हैं तो ये जल मार्ग का प्रयोग करते हैं। आगे बात करें तो फाहियान ने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा था, कंट्री ऑफ ब्राह्मण्स कहा था। और फाहियान ने अपनी पुस्तक में प्रथम बार वर्णन किया था चांडालों की, यानी चांडालों का प्रथम वर्णन हमें फाहियान की पुस्तक में ही देखने को मिलती है। फाहियान ने अपने पुस्तक में कहा था कि चांडाल ऐसा वर्ग था जिससे लोग छुआछूत की भावना रखते थे। अगर चांडाल किसी गांव में जाते थे तो लोग गांव के अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, इनके पास नहीं जाते थे। तो इन सारी बातों से छुआछूत की भावना का प्रदर्शन देखने को मिलता है और फाहियान की पुस्तक में हमें छुआछूत की भावना का जिक्र देखने को मिलता है। अब आगे बात करें तो फाहियान ने पाटलिपुत्र में विनिमय का माध्यम कौड़ी बताया था। फाहियान ने कहा था कि पाटलिपुत्र में कौड़ी विनिमय का माध्यम था, यानी सामान के खरीद और बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। अब आगे बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हमें इनके दरबार में 9 विद्वान देखने को मिलते हैं, 9 स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें नवरत्न कहा गया। और इनका निवास स्थान उज्जैन था, ये उज्जैन में रहते थे। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन से थे। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है कालिदास का, जो सर्व प्रमुख नवरत्न थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के इन नवरत्नों में सबसे प्रमुख नवरत्न कालिदास थे। आगे बात करते हैं, अगले थे धन्वंतरी। धन्वंतरी एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। आगे बात करते हैं वरामिहिर। वरामिहिर एक खगोल शास्त्री थे तथा ज्योतिषी थे। उसके बाद है अमर सिंह, जो एक कोशकार थे, यानी डिक्शनरी निर्माण करता थे। अगला है छपनक, जो फलित ज्योतिषी थे। अगला है शंकु, जो वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे। अगला है वैताल भट्ट, जो जादूगर थे। अगला है घटकरपर,
जो कूटनीतिज्ञ थे, और आगे है वररुचि जो व्याकरणाचार्य थे, ग्रामेरियन थे। तो इन 9 रत्नों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वे ये 3 नवरत्न हैं। 3, पहला कालिदास, दूसरा धन्वंतरी और तीसरा वराहमिहिर। यहीं से एग्जाम में ज़्यादातर सवाल देखने को मिलते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि शाव थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हमें संधि विग्रहिक सचिव देखने को मिलता है, जिन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी भी कहा जाता था, और ये थे वीरसेन। आगे बात करें तो जब चंद्रगुप्त द्वितीय शकों के साथ युद्ध करते हैं और उन पे वे विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो इस खुशी में चंद्रगुप्त द्वितीय मालवा में चांदी के सिक्कों का प्रचलन करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी समझ लिया, इनके वैवाहिक संबंधों को भी समझ लिया, इनके नवरत्न को भी समझ लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात की, और वो यह है कि विशाख दत्त ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम, और इस पुस्तक के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश के शासक रामगुप्त बनते हैं। तो विशाख दत्त ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम, और इस पुस्तक में बताया गया है कि समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश के शासक रामगुप्त बनते हैं। और ये वही विशाख दत्त हैं जिन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। तो इस तरह से हम लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय को भी समझ लिया। अब आगे हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश के अगले शासक की बात करेंगे, और अगले शासक होते हैं कुमारगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 415 ईस्वी से लेके 455 ईस्वी तक रहा। कुमारगुप्त प्रथम कई सारी उपाधि धारण किए थे। इन्होंने महेंद्रादित्य का उपाधि धारण किया था और शकादित्य का उपाधि धारण किया था। और कुमारगुप्त प्रथम ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था, और वह था नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और यह नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा केंद्र बन गया था। और यहाँ पे इस नालंदा विश्वविद्यालय में केवल भारत के लोग ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि विदेशों से लोग भी पढ़ने के लिए आते थे, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अब आगे बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश के अगले शासक स्कंदगुप्त बनते हैं, और ये 455 ईस्वी से लेके 467 ईस्वी तक शासन करते हैं। स्कंदगुप्त ने भी कई सारी उपाधि धारण की थी। इन्होंने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और शक्रोपम की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों यहाँ से आप कंफ्यूज ना करें, क्रमादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त ने धारण की थी और विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। आगे बात करें तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। सुदर्शन झील में हमें कई सारे राजाओं के नाम, कई सारे शासकों के नाम देखने को मिलते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य करवाते हैं, उसके बाद अशोक इनका पुनः निर्माण करवाते हैं, उसके बाद रुद्रदामन इनका पुनः निर्माण करवाते हैं, और रुद्रदामन के बाद स्कंदगुप्त इनका पुनः निर्माण करवाते हैं। आगे बात करें तो स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया था। और स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हमें हुन आक्रमण देखने को मिलता है, और स्कंदगुप्त के शासनकाल में मिलावट सिक्के का प्रयोग किया गया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आपका सवाल होगा कि सर मिलावट वाले सिक्के को आप महत्वपूर्ण जानकारी क्यों बोल रहे हैं सर? तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिक्कों में मिलावट का होना, यानी सिक्कों की गुणवत्ता खराब होना, इसका ये संकेत है कि उस साम्राज्य की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर जा रही है, धीरे धीरे उसका पतन हो रहा है। क्योंकि अगर सिक्के की गुणवत्ता खराब हो रही है तो साम्राज्य की अर्थव्यवस्था खराब होगी, और साम्राज्य की अर्थव्यवस्था खराब होगी तो हम जानते हैं कि किसी भी साम्राज्य के पतन का एक बहुत ही बड़ा और प्रमुख कारण होता है वहाँ की अर्थव्यवस्था का खराब होना। तो अगर किसी भी साम्राज्य की सिक्के की गुणवत्ता खराब होगी तो उसकी अर्थव्यवस्था खराब होगी, उसकी अर्थव्यवस्था खराब होगी तो वह साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जाएगा। इसीलिए सिक्कों में मिलावट का होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, जो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है। अब आगे बात करें तो स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश के अगले शासक भानुगुप्त बनते हैं, और हम जानते हैं कि गुप्त काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर देखने को मिलता है, और वह है एरन नगर। और एरन नगर में हमें बहुत सारी गुप्तकालीन अभिलेख देखने को मिलते हैं। इनमें हमें समुद्रगुप्त से संबंधित
अभिलेख देखने को मिलते हैं जिन्हें समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख कहा गया, उसी तरह से एरन में हमें भानुगुप्त से संबंधित कई अभिलेख देखने को मिलते हैं जिन्हें भानुगुप्त का एरन अभिलेख कहा गया, और यह अभिलेख 510 ईस्वी में लिखा गया था। और इस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि भानुगुप्त के सेनापति गोपराज हुनों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं और इनके मरने के बाद इनकी पत्नी उनके साथ सती हो जाते हैं। तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि भानुगुप्त के सेनापति गोपराज होते हैं जो हुनों के विरुद्ध लड़ते लड़ते मारे जाते हैं और इनके मरने के बाद इनकी पत्नी उनके साथ सती हो जाते हैं। तो हमें इससे ये पता चलता है कि सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है ये हमें एरन अभिलेख में देखने को मिलता है। तो कई बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो एरन अभिलेख से मिला है। और यह हमें कैसे पता चला, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में ये बात बताई गई है कि इनके सेनापति गोपराज जब मर जाते हैं तो उनके साथ उनकी पत्नी सती हो जाती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एरन अभिलेख पहला अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। आगे बात करें तो गुप्त वंश के, गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक विष्णुगुप्त होते हैं जिनकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी कर ली थी। तो इस तरह से हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में जान लिया कि इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, इन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या प्रमुख कार्य किए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गुप्त काल के नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।